नाजरीन आदाब, मैं हूँ यूसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। नाजरीन, आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाजरीन, आज हम उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। मुमताज़ साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, पेगासस जासूसी के मामले में जो ममता बनर्जी ने जांच के लिए कमेटी तश्कील दी है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और मरकज़ी सरकार क्यों जांच नहीं करा रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से पूरे मुल्क में अफरा तफरी का माहौल है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है और पेगासस का मामला उठाया जा रहा है। 19 जुलाई से पार्लियामेंट नहीं चली, दोनों ऐवानों में, लोकसभा राज्यसभा में अपोजिशन एहतजाज कर रही है और सवाल उठा रही है कि इसकी जांच कराई जाए। तो ऐसे में मगरबी बंगाल की हुकूमत, वज़ीर आला ममता बनर्जी ने अपनी कैबिनेट में एक कमीशन को मंजूरी दी है, जांच कमीशन, और वो सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मदन बी लोकुर की सदारत में 2 रुकनी कमीशन तश्कील दिया गया है। और वो पूरे ख़ास तौर से मगरबी बंगाल में हैकिंग हो, ट्रैकिंग हो या रिकॉर्डिंग हो, इन तीनों चीज़ों की जांच जो है वो कमीशन करेगा और उसकी रिपोर्ट जो है वो हुकूमत के सामने पेश करेगा। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा कदम है और मैंने आज इंकलाब में ख़बर भी लिखी है और बड़ी अहमियत से वो ख़बर शाया भी हुई है, क्योंकि ये जो पहल की गई है, ये हिंदुस्तान का पहला सूबा बना है जिसने पेगासस मामले में कमीशन बिठाया है। और मैं समझता हूँ कि आप देख लीजिए कि ये इजरायली NSO जो कंपनी है उसका ये स्पाईवेयर है, सॉफ्टवेयर है, जो किसी भी मोबाइल में जा करके और उसकी सारी मालूमात वो जो कंट्रोलर है उसको देगा। कंट्रोल कौन कर सकता है ये भी तय है, NSO ने तय किया है कि कंट्रोल हुकूमत करेगी। हुकूमत क्यों करेगी? क्योंकि कंपनी सिर्फ हुकूमतों को ही ये सॉफ्टवेयर बेचेगी। तो हिंदुस्तान में हुकूमत कौन है? हिंदुस्तान में जाहिर है कि इस वक्त मोदी की हुकूमत है। और ख़रीदेगा कौन? जिसकी हुकूमत है, जो हुकूमत का मालिक है, सरबराह है, लीडर है। लीडर कौन है? वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं। और ये पूरा जो मामला सिक्योरिटी का होता है वो किसके ज़िम्मे होता है? जो होम मिनिस्टर होता है, क्योंकि ये हमारा दाखिली मामला, इंटरनल मामला है। और वज़ीर दाखिला कौन है? वो है अमित शाह। तो इसलिए उनका इस्तीफ़ा भी अपोजिशन की तरफ से मांगा जा रहा है। तो ये जो ममता बनर्जी ने पहल की है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक के बाद एक ममता बनर्जी जिस तरह के फ़ैसले ले रही हैं उनका एक फेस कौमी सतह पर बन रहा है। अब आप देखिए कि उन्होंने कैबिनेट में एक तरफ इस कमीशन को मंजूरी दी और दूसरे लम्हे वो दिल्ली में, कल वो दिल्ली पहुंच गई, पहले से शेड्यूल तय था। तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है और जैसा कि लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 24 में वो चेहरा बन सकती हैं और मोदी के मुकाबले वो खड़ी हो सकती। देखिए, हिम्मत कहाँ से मिली? क्योंकि जो बंगाल का इलेक्शन हुआ था वो स्टेट की बजाय एक कौमी इलेक्शन बन गया था, एक नेशनल फाइटिंग वाला इलेक्शन बन गया था। कैसे? क्योंकि वहाँ बीजेपी के जो नुमाइंदे थे, वहाँ बीजेपी का जो चेहरा था वो लोकल नहीं था, कोई मकामी लीडर बतौर चेहरा नहीं था, बल्कि चेहरा कौन था? PM मोदी थे। तो जब PM मोदी से मुकाबला ममता बनर्जी का हुआ तो PM तो चूँकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, तो वो बिल्कुल से क्या है कि आमना सामना हो गया और उसमें ममता बनर्जी की जीत हो गई। तो वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद एक नेशनल फिगर बन गई ममता बनर्जी। इससे पहले आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार एक ज़माना था जब उन्होंने बीजेपी को छोड़ करके और एक अजीम इत्तेहाद बिहार में बनाया था,
तो वो एक नेशनल चेहरा बन गए थे और उम्मीद की जा रही थी कि 2019 में वो चेहरा बनेंगे। बाद में वो सब क्या कहानी चले गए और ये वो खैर। तो ये जो कमीशन बना है इसके दूररस नतायज होंगे। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जांच क्यों नहीं करा रही, यही तो अपोजिशन सवाल कर रहा है, पार्लियामेंट में यही तो सवाल है। सवाल दो हैं। पहला सवाल ये है कि क्या सरकार ने ये सॉफ्टवेयर ख़रीदा है या नहीं ख़रीदा। सरकार अब तक यही कहती आई है कि उसने ये सॉफ्टवेयर नहीं ख़रीदा। तो दूसरा सवाल ये है कि अगर सरकार ने ये सॉफ्टवेयर नहीं ख़रीदा तो फिर इसकी जांच हो कि किसने ख़रीदा, किसने ख़रीदा। जबकि एनएसओ कंपनी की ये ट्रीटी है, ये मुआहदा है कि वो सिर्फ इस सॉफ्टवेयर को सरकार को बेचेगी और सरकार इसका इस्तेमाल सिर्फ टेररिज्म यानी दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ और क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ उनके लिए करेगी। तो अगर सरकार कह भी देती है कि मैंने ख़रीदा है तो बड़ा सवाल उठ जाएगा कि क्या फिर राहुल गांधी कोई दहशतगर्द हैं, क्रिमिनल हैं। क्या प्रशांत किशोर जो ममता बनर्जी के इन दिनों मुशीर ख़ास हैं, क्या वो दहशतगर्द हैं, क्रिमिनल हैं। क्या जो चीफ इलेक्शन कमीशन इससे पहले थे उनका नाम भी शामिल है इस पेगासस जासूसी लिस्ट में, तो क्या वो दहशतगर्द थे, क्रिमिनल थे। एक बड़ा सवाल है जो जिन सहाफ़ियों और जिन समाजी कारकुनान की आपने इंक्वायरी की, जासूसी कराई, तो शायद यही वजह है कि सरकार बुरी तरीके से फंस गई। एक हड्डी है जो हलक में सरकार के फंस गई, अब ना उगल पा रही है और ना उसको निगल पा रही है। तो ये एक बड़ा मैं समझता हूँ कि मसला सरकार के सामने है, लेकिन आज न सही कल इसको जवाब देना पड़ेगा। अपोजिशन कह रहा है कि आप क्यों सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच नहीं कराते। जो काम ममता बनर्जी ने किया है दरअसल वो काम तो सरकार, मरकजी सरकार को करना चाहिए था, क्योंकि ये कौमी सलामती का मामला है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है कि आपके यहाँ कोई घुसकर जासूसी कर रहा है और आपको पता नहीं है। कौन सरकार कर रही है, क्या इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, क्या इसमें चाइना इन्वॉल्व है, क्या इसमें कोई और कंट्री इन्वॉल्व है, कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान की जासूसी कर रहे हैं, ये मामला तो सामने आना चाहिए ना। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होती तो इसमें नुकसान क्या है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। अगर सरकार ने नहीं खरीदा, सरकार जासूसी नहीं करा रही, जांच क्यों नहीं करा रही है, कौन सा उसको डर है। खुद मोदी सरकार के 3 कैबिनेट की भी जासूसी हुई, ऐसा फहरिस्त में मौजूद है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा मामला है और सरकार इससे बच नहीं सकती, उसको जवाब देना पड़ेगा, इसकी जांच करानी पड़ेगी। जी मुमताज़ साहब, ममता बनर्जी पीएम मोदी से मिल रही हैं, आपको क्या लगता है किस मामले में बातचीत होगी। देखिए, ममता बनर्जी का एक शेड्यूल तय है, वो कल शाम में पहुंची हैं 8 बजे और इसके बाद आज वो कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी से और दीगर लीडरान से और इसके अलावा वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात करेंगी। और मैं समझता हूँ कई इश्यूज़ हैं। एक तो ये कि मगरबी बंगाल का इशू होगा, क्योंकि कुछ पैकेजेस होंगे जो मगरबी बंगाल चाहेगी कि सरकार, मरकज़ी सरकार दे, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इलेक्शन ड्यू है वहाँ, ज़िमनी इंतखाबात, तो अगर ममता बनर्जी नवंबर तक जीत कर नहीं जाती तो वहाँ एक सरकार, उनकी कुर्सी ख़तरे में पड़ जाएगी। तो हालांकि वो अभिजीत बनर्जी को बना देंगे अपने भतीजे, कोई मसला नहीं, लेकिन फिर भी वो इस मसले पर भी बात कर सकती है। और तीसरा अहम ये है कि इस मामले को भी वो उठा सकती हैं वज़ीर आज़म के सामने, उनसे कह सकती हैं कि मैंने कमीशन बनाया है और आप भी ये कमीशन बनाए। कल उन्होंने मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी ये मुतालबा किया था कि मैं तो सोच रही थी कि मरकज़ी सरकार बनाएगी कमीशन, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो हो सकता है कि वज़ीर आज़म से इस पर भी बात हो। अब जब मुलाकात होगी और वो बाहर आएंगी तो कितनी बात वो बताती हैं, क्या बात होती है। आम तौर से तो देखो यही होता है
कि लोग वज़ीर आज़म से मुलाकात करने के लिए जाते हैं और जो वहाँ बात होती है वहाँ उमूमन बताई नहीं जाती है, वो बहुत इंटरनल होती है। हाँ, और हमने भी देखा है कई लोग, अभी शरद पवार गए थे तो उनकी मुलाकात हुई, लेकिन क्या बात हुई कुछ पता नहीं चल पाया। शरद पवार ने कहा कि वो कुछ मसाइल थे, वो मुख्तलिफ मसाइल थी, ये सब बात कह दी जाती है, तो हो सकता है। लेकिन ममता बनर्जी से उम्मीद कुछ अलग की जा रही है। लोग ये समझ रहे हैं कि ममता बनर्जी शायद जो बात वहाँ कहें वही बात मीडिया को बताएं, तो अब ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा जो अपोजिशन लीडरान से मुलाकात कर रहे हैं उसका तो बिल्कुल एजेंडा साफ़ है। एजेंडा साफ़ ये है कि अभी 5 सूबों में 2022 में इंतखाबात होने हैं असेंबली के, तो उस पर कैसे काम हो मेरे ख़्याल से। हालांकि ममता बनर्जी बंगाल में वहाँ इलेक्शन हो गया है, लेकिन इसके बावजूद तमाम पार्टियों को एक हिकमत अमली बना करके डिफीट देना सरकार को, क्योंकि जो 5 सूबों के असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं इनका ताल्लुक़ राष्ट्रपति के इंतखाब से भी है, सदर जमहूरिया हिंद के इंतखाब से भी है, क्योंकि स्टेट जो है एमएलएज चुनते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो अगर यूपी है और उत्तराखंड है, पंजाब है, मणिपुर है, गोवा है, ये सब, तो यूपी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसमें भी बात की जाएगी, क्योंकि सदर जमहूरिया के इंतखाब की बात भी चल रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इस पर भी बात हो सकती है। और तीसरी जो अपोजिशन से बात होगी कि अभी से 24 की तैयारी की जाए, क्योंकि बीजेपी तो एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करती, वो हर वक्त तैयारी में लगी रहती है, हर वक्त तैयारी करती है। तो इसी तरीके से अब शायद अपोजिशन भी सबक सीख रहा है कि हर वक्त हमें तैयारी करनी है, हर वक्त हमें काम करना है। और मैं समझता हूँ कि इन्हीं तमाम चीज़ों पर बातचीत अपोजिशन से होगी। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि वो लालू यादव से भी मिलेंगी। लालू यादव अभी ज़मानत पर रहे हुए हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं, दिल्ली में है, तो उनसे भी मुलाकात कर सकती हैं, उनकी जो है आदत कर सकती हैं। इसके अलावा वो शरद पवार से मिलेंगी, अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगी, कुछ और लीडरान हैं उनसे मुलाकात करेंगी, शिवसेना के लीडर से हो सकता है मुलाकात करें। तो ये क्या मुलाकात होती है, क्या बातचीत होती है, अब हमें देखना होगा। जी मुमताज़ साहब, क्या ममता बनर्जी 2024 के आम इंतखाबात में एक मजबूत चेहरा आएंगी सामने? देखिए, मजबूत चेहरा अभी चूँकि 24 बहुत दूर भी है, और अगर अभी से काम किया जाएगा, देखिए एक तो ये डर होता है कि 24 बहुत दूर है, अभी से चेहरा बना दें तो कहीं कोई पॉलिटिक्स ना शुरू हो जाए, कोई साजिश ना शुरू हो जाए, तोड़ने की कोई कोशिश ना शुरू हो जाए, ये सब होता है ना। जैसे इंगेजमेंट हो जाती तो बहुत से लोग कहते हैं कि अरे बहुत लंबी तारीख न रखो कि 2 साल बाद शादी करेंगे, तो जल्दी कुछ ऐसा करो कि क्योंकि बीच में पता नहीं, ये खौफ होता है। तो ये जो इंगेजमेंट है चेहरे वाली, पॉलिटिक्स वाली, तो इसमें भी कम से कम मैं तो ये ख़तरा देख रहा हूँ कि अब ये जल्दबाजी होगी। मेरे ख़्याल से एक चेहरा जो है बजाय अभी बनाने के, जिस तरीके से ये काम कर रही हैं, इनको काम करने देना चाहिए, और अपने अपने तौर पर पार्टियां अपने लोगों को मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग करें, और फिर जब करीब आ जाए तो एक फिर मुत्तहिदा तौर पर फ़ैसला लिया जाए। अभी होमवर्क की ज़रूरत है। प्रशांत किशोर को चाहिए कि जल्दबाजी न करें, और पार्टियों को चाहिए कि जल्दबाजी न करें अभी, और होमवर्क पहले बहुत ठीक से कर लें, क्योंकि अभी पता ही नहीं। अभी जैसे शरद पवार गए, पीएम से मिले, तो अब ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि शरद पवार पलटी मार जाएं और वो बीजेपी में शामिल हो जाएं। भाई ये तो हो चुका है ना। बिहार में आप देखिए कि जिसको चेहरा आप समझ रहे थे नीतीश कुमार के, वो बीजेपी में चले गए। तो ममता तो नहीं जाएंगी, लेकिन ममता का तो सिर्फ नहीं है ना कि ममता सिर्फ नहीं है, बल्कि ममता चेहरा हो तो सारे लोग उसको एक्सेप्ट करें। तो हो सकता है कि अंदर से कोई और चाह रहा हो, तो अभी उन तमाम चीज़ों का इजहार भी हो जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बहुत ठोक ठाक के जिसको कहते हैं, और बहुत मजबूती के साथ ही कोई इत्तेहाद कायम हो,
कांग्रेस का भी टटोल लेना चाहिए कि राहुल गांधी क्या चाहते हैं, प्रियंका क्या चाहती हैं, सोनिया क्या चाहती हैं, ये सब भी देख लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के बगैर तो कोई इत्तेहाद बन नहीं सकता है, कोई मतलब नहीं है उसका। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि तमाम इन चीज़ों को हमें गौर करके और अभी होमवर्क करना चाहिए। ममता अपने तौर पर करें, कांग्रेस अपने तौर पर करे, एनसीपी, समाजवादी ये अपने तौर पर करें और अपने अपने कैडर्स को मजबूत करें, यही मैं चाहूँ। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया बहुत बहुत। नाजरीन, आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। तो नाजरीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।